नमस्कार फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं भारत के नेचुरल मैप की या कहें भारत के प्राकृतिक मैप की। तो दोस्तों अगर जो हम भारत का प्राकृतिक मैप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत को कितने प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारत को प्राकृतिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। उसमें सबसे पहला हमारा हो जाता है उत्तर का हिमालयी क्षेत्र। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य का मैदानी क्षेत्र जो कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है उसका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो दोस्तों आज हम दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने वीडियो बनाकर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बताया हुआ है। तो अगर जो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को दे दूंगा और आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के मानचित्र में दक्षिण के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की या कहें दक्षिण का पठार या दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो दोस्तों अगर जो हम बात करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्रों के बारे में तो सबसे पहले अगर जो हमें भारत का नेचुरल या प्राकृतिक मानचित्र पढ़ना है तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या पढ़ना होगा, पहाड़ियों के बारे में या पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। अगर जो हमें प्राकृतिक मैप पढ़ना तो सबसे पहले हमें पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ना आवश्यक है। तो आज हम सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे दक्षिण की पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो दोस्तों अगर जो हम ऊपर के हिमालयी क्षेत्र को देखते हैं तो इधर हमारा पूरा हिमालय स्थित है, इधर कई सारी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, इधर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी स्थित है। तो इस तरह उत्तर का हिमालयी क्षेत्र है। इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदानी भाग की, जो कि यहाँ से पाकिस्तान से लेकर सिंध प्रांत से इधर लेकर और हमारा कहाँ तक है, बांग्लादेश तक। इधर तक जो बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, यहाँ तक ये कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों, ये मैदानी क्षेत्र आता है दोस्तों। अब इसके बाद हम पठारी क्षेत्रों की बात करते हैं जहाँ पर अधिकतर हमारे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं या पठारी भाग पाए जाते हैं, उन्हीं क्षेत्रों की बात करते हैं जो कि हमारा दक्षिण का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पर पठारी भाग पाए जाते हैं। तो इसमें अगर जो हम पर्वत श्रेणियों की बात करें तो अगर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर हिमालय है, बीच में मैदानी क्षेत्र है और इधर पठारी क्षेत्र है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है सबसे पहले जो कि ये है कि मैदानी क्षेत्र को किस तरह हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र से अलग करते हैं, उसका क्या नाम। तो दोस्तों हम यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर मैदानी क्षेत्र को पठारी क्षेत्र से अलग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक स्थित है, जो कि यहाँ पर गुजरात से लेकर और मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश के आगे उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। तो हम सबसे पहले अगर जो दोस्तों बात करते हैं तो हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं इस तरह जो विस्तार है वो किसका विस्तार है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, जो कि यहाँ पर विस्तृत है। इसका क्या नाम है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आप लोग भी मैप बनाकर ऐसे बनाते हुए चलिए और लिखते हुए चलिए, सब चीज़ें बहुत आवश्यक है। ये चीज़ें हमें प्राकृतिक मानचित्र में इस आधार पर जानना बहुत जरूरी है। इसके आगे हम वीडियो लेकर आएंगे। अभी हमें मैदानी क्षेत्रों के बारे में बताना है जो कि बताएंगे। उसके बाद हम हर एक राज्य का अलग अलग से उसके प्राकृतिक जो भी, जैसे वहाँ का पर्वत श्रेणी हो गई, पर्वत चोटियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, इन सब आधार पर हम उस राज्य के जितने अभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र हैं उनको हम बताएंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके जस्ट बाद जो कि हमारी कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, सतपुड़ा। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ पर गुजरात से महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर और यहाँ पर झारखंड तक जाकर खत्म होती है।
ये कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा। ये कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। जैसे इसमें अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर हमारा पाया जाता है, जैसे इधर हम पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक पाई जाती है जो छोटी पहाड़ियां पाई जाती है, उसमें उसका क्या नाम है दोस्तों? महादेव। महादेव पहाड़ियां, जो कि किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी अमरकंटक पर्वत श्रेणी स्थित है। यहाँ पर अमरकंटक, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये भी आती है। दोस्तों अमरकंटक पर्वत श्रेणी से नर्मदा, सोन और दामोदर इन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? अमरकंटक पर्वत श्रेणी से है। और उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान स्थित है, जो कि यहाँ पर हमारा थार मरुस्थल स्थित है। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल स्थित है दोस्तों? थार। उसके बाद थार मरुस्थल के बाद दोस्तों यहाँ पर थार मरुस्थल आधा राजस्थान में यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसका क्या नाम है? अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी दोस्तों? अरावली। दोस्तों अगर जो हम हर एक चीज बताएंगे हर राज्य में तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम इस पर एक पूरा सीरीज लेकर आएंगे कि हमारे देश में जैसे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में जहाँ पर जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उन सब चीजों को हम अलग अलग से हर एक राज्य पर एक वीडियो बनाकर और बताएंगे, जिससे हमारा हर एक चीज कवर हो जाए, कोई चीज छूटे ना। अगर जो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्राकृतिक मानचित्र भारत का आना बहुत आवश्यक है, और बिना मैप के आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। अगर जो आपको मैप अच्छे से तैयार है तो ज्योग्राफी पढ़ना आपको बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रेणी है। अच्छा ध्यान से देखिए आप, जो कि यहाँ से गुजरात से शुरू होकर और यहाँ पर जाकर दिल्ली के करीब समाप्त हो जाती है। और अरावली पर्वत श्रेणी की मुख्य खासियत ये है दोस्तों कि ये पश्चिम दक्षिण कैसे बात करेंगे? पश्चिम और दक्षिण में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन ये उत्तर पूर्व, क्या दोस्तों? उत्तर पूर्व में जाकर इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इधर इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इधर इसकी चौड़ाई उत्तर पूर्व में कम हो जाती है। इसमें अगर जो हम बात करें इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की, तो उसका क्या नाम है दोस्तों? गुरु शिखर। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहां पर स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर कितना दोस्तों? 1722 मीटर। ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका क्या नाम है दोस्तों? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है दोस्तों? 1722 मीटर। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में दोस्तों कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जो हम अलग से वीडियो बनाकर हर एक राज्य से, जैसे हर एक राज्य का जब प्राकृतिक मानचित्र आपको बताएंगे, प्राकृतिक मैप, नेचुरल मैप, तब उसमें आपको बहुत सारी, इसमें कई सारी पहाड़ियां छोटी छोटी, तो इस वीडियो में हम बताएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो जितनी भी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं वो चीजें हम आपको इसमें बता दे रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों अब हम पठार की बात कर लेते हैं यहाँ। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एक बहुत ही विस्तृत पठार स्थित है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर राजस्थान से लेकर और यहाँ मध्य प्रदेश के एरिया में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता है, जो कि यहाँ पर स्थित है। और इसका क्या नाम है दोस्तों? मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का। ये कौन सा पठार है दोस्तों? मालवा का पठार है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और पठार स्थित है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। उसका क्या नाम है दोस्तों? भंडेर का पठार। दोस्तों क्या नाम है इसका? भंडेर का पठार। और दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो झांसी है, झांसी जिला उत्तर प्रदेश का, उस क्षेत्र में एक हमारा पठार स्थित है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? बुंदेलखंड का पठार। अब यहाँ पर ये चीजें आप जान गए। अब अमरकंटक पर्वत श्रेणी, अमरकंटक पर्वत श्रेणी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसमें महादेव पर्वत श्रेणी, अमरकंटक पर्वत श्रेणी, यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी स्थित है गोहेलवर पर्वत श्रेणी। ऐसे ही इसमें कई सारी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। अब जो हम किसी भी बड़ी पर्वत श्रेणी की बात करें तो उसमें कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियां, जैसे वो किसी न किसी नदी के द्वारा अलग हो जाती हैं, तो उनको एक अलग नाम दिया गया है। तो अगर जो हम इस वीडियो में बताएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसमें हम केवल आपको जो बेसिक नॉलेज है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चीज़ जब आप जानेंगे तभी आप डीपली इसको पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद इसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों अमरकंटक पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की। तो उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है अमरकंटक। इसका भी नाम क्या है दोस्तों? अमरकंटक नाम है। इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? 1036 मीटर। और इसमें दोस्तों कई सारी पर्वत श्रेणियां स्थित है और कई सारी चोटियां हैं, जिसको हम जब हर एक राज्य का बताएंगे तो उसमें हम बता देंगे। अब उसके बाद महादेव पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ पर्वत श्रेणी दोस्तों महादेव नहीं, इसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर। 1350 मीटर ऊंचाई है किसकी दोस्तों? धूपगढ़ की। अब उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी, ये दोस्तों जो आपका पठारी क्षेत्र है, ये यहाँ मालवा के पठार से स्टार्ट होकर और हमारा यहाँ तक मेघालय राज्य तक इसका विस्तार है। और इधर ये पूरा हमारा दक्षिण भारत इसके अंतर्गत आता है। तो अगर जो हम मेघालय की बात करें तो इसमें भी कई सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन बहुत मुख्य पहाड़ियां हैं। जिसके द्वारा अगर जो हम बात करें कि भारत विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय, जो कि मासिनराम है, जो कि मेघालय में स्थित है। तो वहां पर दोस्तों विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है? वहां पर इन्हीं तीनों पर्वत श्रेणियों के कारण विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा दोस्तों? मासिनराम मेघालय। क्योंकि अगर जो यहाँ से पश्चिम बंगाल से जो हमारी बादल मतलब मानसून जब यहाँ से जाता है तो इन्हीं पर्वत श्रेणियों के बीच में वो फंस जाता, मतलब इसको पार नहीं कर सकता। तो इसी कारण बहुत अत्यधिक वर्षा इन क्षेत्रों में होती है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय की पाया जाता है। और ये दोस्तों हमारा इसका अगर हम पूरा क्षेत्र की बात करें तो ये किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? पठारी क्षेत्र में आता है।
जो कि यहाँ पर 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें गारो हो गई, खासी हो गई और जयंतिया। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ऐसे याद रखते हुए चलिए। अब उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड में। झारखंड में दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसका क्या नाम है? राजमहल पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? राजमहल पहाड़ियां। अब उसके बाद दोस्तों हमने इधर आपको मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में बता दिया है। अब आप झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात सुन लीजिए। तो अगर जो हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमारी कई प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनमें से वो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां जिनको राज्य के हिसाब से हमें बताना उचित होगा। यहाँ पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें हम पठारी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के पठार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पठारी क्षेत्रों की अगर जो बात कर ले हैं तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। खनिज जैसे लोहा, तांबा, ये सब जो धातुएं हैं ये जमीन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पर पाई जाती हैं? छोटा नागपुर के पठार में। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और पठार स्थित है, हजारीबाग का पठार, जहां पर लोहा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, इन सब चीजों का, इन धातुओं का उत्पादन बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। अब इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक और पठार पाया जाता है जिसका नाम है रांची का पठार, जो कि झारखंड की राजधानी है रांची। वहां पर रांची का पठार। देखिए, अगर जो आपको जियोग्राफी तैयार करना, अच्छे से मैपिंग तैयार करना है, तो इन सब चीजों को ऐसे पढ़ते रहिए। आप बार बार पढ़िए इनको, बहुत अच्छे से ऐसे पढ़ते जाइए। कभी आप इनको रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इन चीजों को रट नहीं सकता है, इतना आसान नहीं है। इन सब चीजों को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ये अपने आप ही आपको तैयार होने लगेंगी। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इधर दक्षिण भारत की, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की। यहाँ पर दोस्तों एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है दंडकारण्य। कौन सा? दंडकारण्य। दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार जो दोस्तों पाया जाता है यहाँ पर, उसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और किसमें? आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य पठार का विस्तार है। उसके बाद दोस्तों हम कुछ और महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र में सतमाला पर्वत श्रेणी हो गई। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, और दक्षिण भारत में खास करके बहुत ज्यादा पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, जिसको अगर जो हम राज्य, हर एक राज्य का बताएंगे तभी बताना संभव होगा, नहीं तो इस तरह हम मैप में हर चीजें नहीं बता सकते, और कोई भी टीचर आपको अच्छे से इस तरह नहीं बता सकता। अगर जो आप इसके आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे आने वाली वीडियो बहुत ही अधिक आपके लिए उपयोगी होंगी, क्योंकि उसमें हम हर एक राज्य का अलग अलग बताएंगे। इसलिए अगर जो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपका नॉलेज बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होगा और आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी।
तो इन सब चीज़ों को अगर जो आपको पढ़ना है, बहुत सही से पढ़ना है, अच्छे से डीपली, यह चीज़ आपको तैयार हो जाए भारत का प्राकृतिक मानचित्र, तो आपको हर एक राज्य का अलग अलग से पढ़ना होगा। इस तरह हम कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, कोई भी टीचर एक वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। और अगर जो आप अलग अलग हर एक राज्य का अलग से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो सतमाला पर्वत श्रेणी जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, किसमें स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब इन चीज़ों में यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जा सकते। अब इसमें नदियाँ हो गई, बहुत सारी नदियाँ हैं, झीलें हो गई, झील बहुत सारी झील है, कहाँ पर कौन सी झील है। ऊपर ऐसे हमारे उत्तरी भारत की बात करें, ग्लेशियर हो गए, नदियाँ हो गई, पर्वत श्रेणियाँ हो गई, पर्वत चोटियाँ हो गई। इन सब चीज़ों को राज्य वाइज अगर जो हर एक राज्य का अलग अलग से पढ़ेंगे आप तो बहुत अच्छे से आप जान सकेंगे। दोस्तों अगर जो सतमाला पर्वत श्रेणी के बाद बात करें, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सह्याद्री। दोस्तों ऐसे यहाँ पर अजंता पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं और कई सारी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। इधर इधर आपकी महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी स्थित है। ऐसे कई सारी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। और ये दोस्तों कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अगर जो हम बात करते हैं जब पठारी क्षेत्रों की, तो पठारी क्षेत्रों में अगर जो हम इसकी एवरेज ऊंचाई की बात करें तो लगभग 600 से 900 मीटर है। पठारी क्षेत्रों की एवरेज ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। अब इसके बाद अगर जो हम बात करें इसकी ढलान की, अगर जो हम इसकी ढलान की बात करें तो नदियों के प्रवाह के आधार पर, जैसे हम बात कर लेते हैं महानदी नर्मदा हो गई, जो कि उसका बहाव किधर है? पश्चिम की तरफ है। आपकी महानदी हो गई, आपकी दामोदर नदी हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा नदी हो गई। इन नदियों के आधार पर अगर जो हम देखें तो पठारी क्षेत्र का ढलान किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। इधर कौन सा घाट है दोस्तों? ये है पूर्वी घाट। अगर जो हम इसकी बात करें तो ये कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। ये कौन सा घाट है दोस्तों? पूर्वी घाट। अब इन्हीं में से कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से नर्मदा नदी निकलती है। इधर अमरकंटक पर्वत श्रेणी से सोन नदी निकलती है। इधर मालवा के पठार में इधर चंबल नदी निकलती है, केन नदी, बेतवा नदी। बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। ऐसे हम राज्य वाला जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हर चीजें आपको बताएंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये जो चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये चीजें जानिए, तब आप डीपली नॉलेज और चीजें आप जान सकते हैं। पूर्वी घाट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तेलंगाना का पठार स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तृत है। पहले आंध्र प्रदेश एक ही राज्य होता था, लेकिन अब अलग है, तो इसका क्या नाम दिया गया दोस्तों? तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? तेलंगाना का पठार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा कर्नाटक है, इधर तेलंगाना है, इधर क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो अगर जो अब हम बात करें, यहाँ पर एक और पठार स्थित है जिसका क्या नाम है? रायल सीमा। क्या नाम है? रायल सीमा। रायल सीमा का पठार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। दोस्तों रायल सीमा का पठार स्थित है जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इधर स्थित है। ऐसे कई सारे पठार, एक पठार यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है, केरल में, ऐसे छोटे छोटे कई सारे पठार स्थित हैं। अब अगर जो हम बात कर लेते हैं पर्वत श्रेणी की, तो दोस्तों यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पहाड़ियां हैं, इलायची पहाड़ियां हैं,
कोरडमम की पहाड़ियाँ हैं, कई सारी पहाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर स्थित हैं। ऐसे तमिलनाडु में कई सारी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऐसे यहाँ पर दोस्तों अगर जो हम बात करें तेलंगाना में तो शेषशलम की पहाड़ियाँ स्थित हैं, लिख दे रहे हैं दोस्तों। शेषशलम की पहाड़ियाँ, दोस्तों ये सब चीज़ें एक वीडियो में बताना संभव नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग उतना अच्छे से समझ नहीं पाते, उनको बोरिंग महसूस होता है। तो अगर जो आप वीडियो ये दोस्तों लास्ट तक देख रहे हैं तो ये सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। इधर हमारा कौन सा तट स्थित है दोस्तों? मालाबार तट है। ये कौन सा तट है दोस्तों? मालाबार तट है। इधर कोरोमंडल तट स्थित है। ऐसे यहाँ पर खंभात की खाड़ी है दोस्तों, खंभात की खाड़ी हो गई। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें हर राज्य का जब अलग से बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपको बता दिया है। अगर जो आप इतना चीजें जानते हैं दक्षिण भारत में तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो गया है और आगे आपको जानने में आसानी होगी। तो दोस्तों अगर जो आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे आने वाली वीडियो बहुत आपके लिए उपयोगी होंगी और जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों धन्यवाद।